बीते कुछ दिनों से विपक्ष के हंगामे और झूठ का शोर तो सुनाई पड़ रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी खामोश थे। और जब नरेंद्र मोदी खामोश होते हैं तो यह संकेत होता है कि मोदी के धमाके की होने वाली गूंज जल्द सुनाई देने वाली है। और आज यही हुआ। हमने कल पाठशाला में आपको बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी आज एक बड़ा धमाका करने वाले हैं, लेकिन हमें भी अंदाजा नहीं था कि मोदी एक साथ डबल धमाका करने वाले हैं। पहले धमाके से पीएम मोदी ने सीमा पार बैठे दुश्मनों को झटका दिया और दूसरा धमाका राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे पर खतरनाक राजनीति करने वालों को धुआं धुआं करने के लिए था। पीएम मोदी ने जो पहला धमाका किया वो चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए था। सबसे पहले उसकी तस्वीर देख लीजिए। इस धमाके के साथ ही लद्दाख में शिंकुल ला सुरंग के निर्माण का काम शुरू हो गया। यह दुनिया की सबसे ऊंची टनल है और इस टनल के बनने से बॉर्डर एरिया तक पहुंचना और आसान हो जाएगा। इस धमाके से चीन और पाकिस्तान तक कैसे आज थर्रा गए होंगे, यह आगे आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले इस धमाके की गूंज आप भी सुनिए। पीएम मोदी ने जो आज दूसरा धमाका किया उससे इंडी गठबंधन की झूठ की राजनीति के परखच्चे उड़ गए। राहुल गांधी और कांग्रेस के उन अरमानों की धज्जियां उड़ गईं जिनमें वो मोदी को घेरने के नाम पर देश की सेना तक को घसीट लाए थे। आज एक ही दिन में इंडी गठबंधन को कितने झटके लगे हैं आप खुद देखिए। अग्निपथ योजना पर इंडी गठबंधन के नैरेटिव को मोदी ने धुआं धुआं किया। खालिस्तानी का समर्थन और आरएसएस से नफरत वाला एजेंडा एक्सपोज हो गया इंडी गठबंधन का, कांग्रेस का। मोदी राज में अघोषित इमरजेंसी के आरोप की हवा निकल गई। मोदी सरकार गिरने वाली है यह दावा फिर झूठा साबित हो गया और दिल्ली से लेकर बंगाल तक इंडी गठबंधन के अंदर मची खलबली सामने आ गई आज खुलकर। यानी एक ही दिन में विपक्ष को बैक टू बैक इतने सारे झटके लगे हैं जिन सबके बारे में आपको आज विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले बात पीएम मोदी के दो धमाकों में से पहले धमाके की। दरअसल आज करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ। 25 साल पहले आज ही के दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान की फौज को मिट्टी में मिला दिया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लद्दाख पहुंचकर शहीदों को नमन किया। वो करगिल युद्ध स्मारक गए, करगिल विजय दिवस के लिए आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। चूंकि पीएम देश के सैनिकों के बीच थे तो उन्होंने वहीं से देश की सेना के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने वालों की पॉलिटिक्स को निशाने पर लिया। पीएम ने आज अग्निवीरों पर फैलाए जा रहे सारे झूठ को सीधे और स्पष्ट शब्दों में फैक्ट्स के साथ एक्सपोज किया। पीएम मोदी ने ऐसे धमाकेदार तर्क रखे कि अग्निवीर को लेकर हो रही राजनीति का पासा ही पलट गया। अग्निवीर को लेकर 3 तरह के झूठ खास तौर पर फैलाए जा रहे हैं और उन तीनों को आज नरेंद्र मोदी ने एक्सपोज किया। पहला झूठ तो बार बार यह बोला जाता है कि सरकार पेंशन का पैसा बचाने के लिए अग्निपथ स्कीम को लेकर आई। पीएम मोदी ने इस झूठ को एक्सपोज किया और कहा कि पेंशन की बात तो 30 साल बाद ना आएगी बॉस, आज मैं इसके लिए क्यों गाली खाऊं। दूसरा झूठ, अग्निपथ स्कीम पीएम मोदी का प्रोजेक्ट है और उन्होंने उसे सेना पर थोप दिया। पीएम मोदी ने क्लियर किया कि इस मुद्दे पर दशकों से चर्चा हो रही है, लेकिन इस चुनौती के समाधान के लिए पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। तीसरा झूठ, अग्निवीर जवान सेना के लिए यूज एंड थ्रो मजदूर है। पीएम मोदी ने इस झूठ को भी एक्सपोज किया और साफ कहा कि अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाए रखना है, सेना में युवा सैनिक हो, इसको मेंटेन करना है। सबसे पहले सुनिए कि पीएम ने अग्निवीर योजना को लेकर जो भ्रम बार बार फैलाया जाता है, यह पेंशन देने से बचने के लिए लाई गई एक स्कीम है, उसका क्या जवाब दिया है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए यह योजना लेकर आई है। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए, आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या मोदी जब 105 साल का होगा, 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? क्या तर्क दे रहे हैं?
इसके बाद पीएम मोदी ने याद दिलाया कि जिनके राज में सेना के लिए खरीद में करोड़ों के घोटाले होते थे, वैसे लोग सेना में हुए रिफॉर्म पर सवाल उठा रहे हैं। एक बार सुनिए पीएम मोदी ने अग्निवीर स्कीम को लेकर कैसे विपक्ष के एक और नैरेटिव का सच आज दुनिया के सामने रखा। फिर अग्निवीर पर विपक्ष की राजनीति पर एक और धमाकेदार खुलासे की बात बताऊं। दशकों तक संसद से लेकर अनेक कमेटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही है, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनौती के समाधान की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। शायद कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी थी कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना, परेड करना। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की आस्था। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की शांति की गारंटी। हमारे लिए सेना मतलब देश की सीमाओं को सुरक्षा की गारंटी। अग्निवीर योजना पर प्रधानमंत्री को यह सब बातें इसलिए भी करनी पड़ी क्योंकि राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हमने और कितने ही लोगों ने बार बार यह सवाल उठाया कि झूठ और भ्रम फैलाने की इस राजनीति से देश की सेना के मनोबल पर असर पड़ सकता है, देश का बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन न तो राहुल गांधी रुकने को तैयार है, न कांग्रेस। संसद में राहुल गांधी यह तक दावा कर चुके थे कि पंजाब में एक शहीद अग्निवीर के परिवार को कोई मुआवजा ही नहीं मिला। बाद में यह दावा ही गलत निकला। बावजूद इसके कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार पकड़े हुए। लेकिन आज जब पीएम ने कांग्रेस के एक एक झूठ की पोल खोलनी शुरू की तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भड़क गए। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी विजय दिवस के दिन शहीदों को श्रद्धांजलि जैसे मौके पर भी ओछी राजनीति कर रहे हैं। ऐसा पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शायद यह भूल गए कि अग्निवीर योजना के बैकग्राउंड में करगिल युद्ध एक अहम पड़ाव है। करगिल युद्ध के बाद ही सेना में अग्निवीर जैसी स्कीम पर ज्यादा जोर देने की सिफारिश हुई थी और उसके बारे में आज आपको पूरी डिटेल देने वाला हूं। लेकिन देखिए कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अग्निपथ स्कीम को लेकर पीएम मोदी के विरोध में आज सोशल मीडिया पर कैसे लंबा चौड़ा पोस्ट लिख दिया। लेकिन इस पोस्ट में अग्निवीर को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष की कंफ्यूजन खुद ही सामने आ गई। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह दावा किया कि अग्निपथ स्कीम सेना के कहने पर लाई नहीं गई है, मोदी झूठ बोल रहे हैं। फिर पूर्व सेनाध्यक्ष के हवाले से यह दावा किया कि सेना ने तो 4 साल के बाद 75% जवानों को रिटेन करने की बात कही थी, लेकिन मोदी सरकार ने उसे पलट दिया और जबरदस्ती योजना लागू कर दी। यानी एक लाइन में कांग्रेस अध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि अग्निपथ योजना मोदी सरकार ने सेना पर थोपी, दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि योजना सेना लाई थी, सरकार ने पलट दिया। सेना चाहती थी कि 75% को रिटेन किया जाए, सरकार ने उसको पलट दिया। भाई कौन लाया है, पहले मन तो बना लीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने पूर्व सेनाध्यक्ष के बयान के हवाले से दावा किया कि अग्निपथ योजना सेना के लिए चौंका देने वाली खबर थी और सेना और वायुसेना के लिए वज्रपात यानी बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू की तरह। यानी एक लाइन में यह भी कह रहे हैं कि अचानक यह योजना लाकर सेना को चौंका दिया। अगर स्कीम अचानक लाई गई तो फिर सेना ने पहले सरकार से कैसे सिफारिश की होगी कि 75% को रिटेन कीजिए और नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि नहीं 25% को करेंगे। तो आपके दोनों ही दावे विरोधाभासी हैं भाई। अग्निपथ योजना के विरोध में विपक्ष का एक तर्क यह भी है कि 4 साल सेना से निकलने के बाद अग्निवीर योजना का या अग्निवीर के जवानों का क्या होगा। पीएम मोदी ने इन जवानों के बारे में सोचा ही नहीं, ये लोग कह रहे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर इस आरोप का जवाब भी जान लीजिए। जब अग्निपथ स्कीम लाई गई थी उसके कुछ ही दिन में यह ऐलान हो गया था कि अर्धसैनिक बलों की भर्ती से लेकर कई संस्थाओं में अग्निवीर के जवानों को प्राथमिकता दी जाएगी, उनके लिए अलग से कोटा होगा। कई राज्यों ने स्टेट लेवल पर भर्तियों में अग्निवीर जवानों के लिए आरक्षण का ऐलान किया हुआ है। जैसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ये ऐलान कर रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में अग्निवीर जवानों को आरक्षण दिया जाएगा, खासकर पुलिस और पीएसी में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीर जवानों के लिए आरक्षण का ऐलान किया है।
उत्तराखंड सरकार ने भी अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का ऐलान किया। साथ ही शहीद अग्निवीरों के परिवार को आर्थिक मदद के तौर पर 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की रकम करने का ऐलान किया। हरियाणा सरकार भी कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड और जेल वार्डन समेत कई पदों पर अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण का ऐलान कर चुकी है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज और असम राइफल्स में भी अग्निवीरों के लिए 10% भर्ती का कोटा है। आईटीबीपी के डीजी ने भी आज कहा कि अग्निवीर जैसे ट्रेंड जवान आईटीबीपी के लिए काफी अच्छे साबित होंगे। आईटीबीपी में भी अग्निवीरों को भर्ती में राहत देने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। सेना से निकले अग्निवीरों की भर्तियों के लिए बीजेपी शासित राज्यों ने बड़े बड़े ऐलान कर दिए हैं। लेकिन एक कमाल की बात यह भी देखिए कि जिस बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि राहुल गांधी यह आरोप लगाते हैं कि वो अग्निवीरों को यूज एंड थ्रो समझती है बीजेपी, वो बीजेपी तो अपने शासित राज्यों में अग्निवीरों को आरक्षण दे रही है, प्राथमिकता दे रही है नौकरियों में। लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों ने अभी तक ऐसी कोई प्राथमिकता का ऐलान तो नहीं किया, ना ही इंडी गठबंधन के किसी राज्य ने किया। अगर आपको अग्निवीरों की इतनी चिंता है तो आपको भी कहना चाहिए था कि भाई हमारे राज्य में हम अग्निवीरों को जो है वो प्राथमिकता देंगे, नौकरी में 10% आरक्षण देंगे। लेकिन आरक्षण कौन दे रहा है? बीजेपी अपने राज्यों में दे रही है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि अग्निवीर बीजेपी के लिए यूज एंड थ्रो। अरे आपके लिए तो नहीं है ना यूज एंड थ्रो, आप दीजिए ना अपने राज्य में। लेकिन बॉस, पॉलिटिक्स करना अलग बात होती है और सच में चिंता करना अलग बात। अग्निपथ योजना के विरोध में इंडी गठबंधन यह तर्क दे रहा है कि इस योजना में भी प्रधानमंत्री ने अपनी तानाशाही दिखाई और बिना चर्चा के सेना पर यह योजना थोप दी। लेकिन इसका सच क्या है वो आपको बताता हूं। जून 2022 में सेना ने खुद बताया था कि अग्निपथ योजना को लेकर तीनों सेनाओं के बीच 150 मीटिंग्स हुई, तीनों सर्विसेज के बीच 500 घंटे की चर्चा हुई। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय के साथ 60 मीटिंग हुई जिसमें कुल 150 घंटे चर्चा हुई। इतना ही नहीं, स्कीम से जुड़े बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ 44 मीटिंग हुई जिसमें 100 घंटे की चर्चा हुई। यह सेना बता चुकी है। जो लोग अग्निपथ स्कीम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि अग्निपथ स्कीम कोई अचानक नहीं आई और इसके बारे में आज से 23 साल पहले ही करगिल रिव्यू कमेटी ने सिफारिश कर दी। 1999 के करगिल युद्ध के 3 दिन बाद करगिल रिव्यू कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि सेना की औसत उम्र को 32 साल से घटाकर 26 साल किया जाए। सेना को हमेशा यंग और फिट होना चाहिए। आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री में भर्ती के लिए एकीकृत मैन पावर पॉलिसी बने। सेना में 17 साल की बजाय 7 या 10 साल की सर्विस हो। 7 या 10 साल की सर्विस के बाद अफसरों और जवानों को अर्धसैनिक बलों में नियुक्त किया जाए। नए उपायों से सेना की औसत उम्र घटेगी। यानी कमोबेश जो आज अग्निवीर में हो रहा है उसी की डिमांड करगिल युद्ध के 3 दिन बाद जो कमेटी बनी उसने की थी। लेकिन तब से लेकर आज तक किसी ने इसको नहीं देखा कि कैसे सेना में जो औसत उम्र है जवानों की उसको घटाया जा सके। यंग और एनर्जेटिक और सक्षम लोग जो हैं वो सेना में रहें। नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो उसका भी विरोध हो रहा है। सेना की औसत उम्र घटाने की बात क्यों कही जा रही है, इसे आप 1971 के युद्ध के उदाहरण से समझ सकते हैं। 1962 में चीन से युद्ध के बाद भारत ने अपनी सेना का दायरा बढ़ाया। साल 1963 में 2 लाख से 1967 में इसे 8 लाख किया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय सेना में बड़े पैमाने पर यंग ऑफिसर और सैनिक भर्ती हुए और जब 1971 में पाकिस्तान से युद्ध छिड़ा तो इसी यंग ब्रिगेड ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। जबकि पाकिस्तान ने 1950 में ही अपनी सेना का विस्तार कर दिया था, इसलिए भारतीय सेना के मुकाबले पाकिस्तान की सेना उतनी युवा नहीं। सच यह भी है कि भारतीय सैनिक ज्यादा दमखम वाले और ज्यादा जज्बा रखने वाले थे, लेकिन उम्र भी एक फैक्टर था। यही वजह है कि दशकों से सेना में औसत उम्र को घटाने की बात हो रही है, क्योंकि सेना का पहला टारगेट देश को सुरक्षित रखना है। सेना सिर्फ नौकरी नहीं है बॉस कि आप नौकरी करने गए, पेंशन मिल रहा है, इसको रख लो उसको रख लो। वो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और इसलिए यंग ब्रिगेड की जरूरत पड़ती है। यह बात इंडी गठबंधन के नेता भी अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन मोदी विरोध के चक्कर में वो सेना से जुड़े मुद्दे पर भी भ्रम की राजनीति कर रहा है। भ्रम और झूठ का चस्का इंडी गठबंधन को किस कदर लग चुका है, इसका दूसरा उदाहरण देखिए। और दूसरा उदाहरण वो नैरेटिव है जिसमें दावा किया जाता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार तो आज नहीं तो कल गिर जाएगी, अब गिर जाएगी, तब गिर जाएगी।
लेकिन यह नैरेटिव भी नहीं टिक पा रहा। आज खुद नीतीश कुमार के करीबी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने साफ कह दिया कि गठबंधन फेविकॉल से सटा हुआ है बॉस, 5 साल कहीं नहीं जाने वाला। सुनिए ललन सिंह ने कैसे इंडी गठबंधन के अरमानों पर पानी फेरा, फिर आज लोकसभा में क्या हुआ है, क्यों ओम बिड़ला भड़क गए, वो भी दिखाता हूं। अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तो शुरुआत हुआ है, तो पहला साल है। अभी 5 साल देखिए, 5 साल के बाद मैदान में कहीं नजर नहीं आइएगा। वही होगा कि 99 पर सांप काटेगा और 0 पर पहुंचिएगा। यही होने वाला है। कई लोगों ने, कई पार्टियों ने चर्चा की, कहा कि 2 राज्यों को खुश करने की बात हुई। अरे भाई, 2 राज्य को सरकार बचाने के लिए कई बात, सरकार बचाने की कौन सी बात? ये प्री पोल अलायंस है, और हमारा हो या तेलुगु देशम पार्टी का हो, प्री पोल अलायंस है। और यह अलायंस फेविकॉल से सटा हुआ है। आपके साथ भी रह के आपका चरित्र भी देख चुके हैं। गिद्ध की तरह आप लोग नोचते हैं। सत्ता मिला नहीं कि कैसे सत्ता को घींचते रहे, ये काम करते रहे आप लोग। हम लोगों ने प्रणाम किया और चल दिए। इंडी गठबंधन की राजनीति का यह लेवल आ गया है कि नई सरकार में लोकसभा के अंदर स्पीकर तक टारगेट किए जा रहे हैं। इंडी गठबंधन के नेता पहले भी ऐसा करते थे, लेकिन ऐसी घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई। इंडी गठबंधन स्पीकर ओम बिड़ला पर कभी माइक बंद करने का आरोप लगाता है, कभी बोलने का मौका न देने का आरोप लगाता है, और कभी पक्षपात करने का आरोप लगाता है। लेकिन इन आरोपों की भी आज पोल खुल गई। आप खुद देखिए, आज लोकसभा में स्पीकर ओम बिड़ला ने कैसे मोदी सरकार के मंत्री की जबरदस्त क्लास लगा दी। भाई मंत्री जी, हाथ जेब में से बाहर। एक तो माननीय सदस्य गणों में आपसे आग्रह करता हूं कि हाथ जेब में डालकर सदन में नहीं आया करें, ठीक है ना। दूसरा आग्रह करना चाहता हूं, जब कोई माननीय सदस्य बोलता है, आप जो माननीय सदस्य, प्लीज, क्यों बोल रहे हो आप मंत्री जी बीच में? क्या पूछना चाहते हो, बताओ क्या पूछना चाहते हो आप? क्या हाथ में जेब में डालने के अलाउ करोगे आप? नहीं, आपसे नहीं पूछा मैंने। दूसरा, जब कोई माननीय सदस्य बोल रहा हो तो कोई भी माननीय सदस्य उस माननीय सदस्य को क्रॉस करके सामने नहीं बैठे, पीछे की जाके बैठ जाए। जरूरत नहीं आप उनके सामने फ्रंट पे आकर बैठे। लेकिन झूठ और भ्रम फैलाने का नतीजा कभी कभी यह भी होता है कि इंसान फंस जाता है, जैसा कि राहुल गांधी के साथ हो रहा है। राहुल गांधी को आज सुल्तानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना पड़ा। कोर्ट ने राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया था, क्योंकि पिछली कई सुनवाई के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में पेश ही नहीं हुए। राहुल गांधी की पेशी 2018 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर विवादित टिप्पणी के मामले में हुई। यह टिप्पणी राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में दी थी। उसी पर सुल्तानपुर के एक बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस किया। अब यह मामला वैसे तो सिंपल सा है कि राहुल गांधी ने कुछ टिप्पणी की, उस पर मानहानि का केस हुआ, और आज राहुल गांधी को अपने बयान दर्ज कराने के लिए सुल्तानपुर की कोर्ट में पेश होना पड़ा। कोर्ट में राहुल गांधी ने अपना बयान दर्ज कराया, लेकिन यहां भी पॉलिटिक्स। इसके बाद उन्होंने कहा कि उन पर राजनीतिक दुर्भावना के तहत आरोप लगाए गए, उनकी यानी राहुल गांधी और उनकी पार्टी की छवि को नष्ट करने के लिए आरोप लगाए गए। वो खुद क्या बोले उससे उनको मतलब नहीं है। राहुल ने कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की वजह से उन्हें फंसाया जा रहा है। कह रहे हैं कि उन्होंने बेंगलुरु में ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया था। राहुल गांधी के बयान दर्ज कराने के बाद कोर्ट ने सबूत पेश करने के लिए 12 अगस्त की तारीख दी। 12 अगस्त को राहुल पर मानहानि का केस करने वाला पक्ष सबूत पेश करे। अब 12 अगस्त को पता चलेगा कि राहुल गांधी के खिलाफ क्या सबूत है और राहुल ने अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी या नहीं। लेकिन एक बार विजय मिश्रा के वकील को सुनिए। अब 20 फरवरी से लगातार वो नहीं आ रहे थे, करीब 10 पेशी चला मुकदमा, उसके बाद नहीं आए। कोर्ट ने उनको यहाँ तक कहा कि यदि 26 जुलाई को नहीं उपस्थित होते हैं तो उनके खिलाफ जो है उत्पीड़न कार्यवाही किया जाएगा, इसलिए आज उनको आना पड़ रहा है अदालत में। राहुल गांधी की एक मुसीबत यह भी है कि एक पूरा इकोसिस्टम उनकी इमेज चमकाने में लगा है, लेकिन वो खुद को खुद ही एक्सपोज करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। राहुल गांधी अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गए, लेकिन उनके व्यवहार में गंभीरता अभी भी वो वाली नहीं दिखती जो कि एक नेता प्रतिपक्ष की होती। बल्कि अब तो राहुल गांधी का भड़काऊ अंदाज देश के सामने बार बार आ रहा है।
कल लोकसभा में कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भिड़ गए, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। चन्नी ने रवनीत सिंह बिट्टू के परिवार पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी, जिसके बाद रवनीत सिंह बिट्टू जवाब देने के लिए वेल तक आ गए थे, लेकिन सत्ता पक्ष के सदस्यों ने बिट्टू को रोक लिया। इसके बाद लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस के सांसद भी रवनीत सिंह बिट्टू की तरफ बढ़े। उस समय लोकसभा में राहुल गांधी मौजूद थे और राहुल गांधी कांग्रेस सांसदों को एक तरह से भड़काते हुए दिखाई दिया। आप तस्वीर देखिए, राहुल गांधी का यह इशारा देखिए, कैसे राहुल गांधी रवनीत सिंह बिट्टू तक को कह रहे हैं कि आओ आओ आगे आओ आओ आओ, और कांग्रेस सदस्यों को भी वेल में जाने का इशारा कर रहे हैं। एक तरफ राजनाथ सिंह हैं जो रोक रहे हैं, आप देखिए वहां पर उधर राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं, वो बाद में उठकर रोकते हैं, समझाते हैं रवनीत सिंह बिट्टू को। और एक तरफ राहुल गांधी है, क्या हो ना आओ आओ, इधर यहां मारा मारी जैसी स्थिति बन रही है। नेता प्रतिपक्ष है, उनको रोकना चाहिए। वो क्या चाह रहे थे कि आज संसद की गरिमा तार-तार हो जाए? क्या राहुल गांधी खुद चाहते थे कि संसद में हंगामा हो, कोई बहस ना हो, चर्चा ना होने पाए? क्या कांग्रेस के सांसद जानबूझकर इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं जिससे सत्ता पक्ष के सदस्य आक्रोशित हो जाएं? और जो कांग्रेस पार्टी 7 घंटे के बाद चन्नी के बयान से खुद को अलग कर रही है, राहुल गांधी तो वहीं बैठे थे। उन्होंने क्यों नहीं कहा जब अमृतपाल को का समर्थन कर रहे थे चरणजीत सिंह चन्नी, उसी वक्त कहते यारे चन्नी जी आप क्या बोल रहे हैं, खालिस्तान समर्थक का समर्थन कर रहे हैं। 7 घंटे बाद कहते कि हम चन्नी के बयान से अलग हैं, और यह वीडियो इससे भी अलग है। राहुल गांधी का इस तरह से कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सदस्यों को उकसाना भड़काना कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले 2 जुलाई को भी संसद के दौरान में चर्चा के दौरान राहुल गांधी अपने सांसदों को भड़काते दिखे थे। दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तस्वीर 2 जुलाई की है, एक तस्वीर कल की है। एक तो राहुल गांधी वहां ऐसे बैठते हैं जैसे लगता ही नहीं कि सदन में बैठे हैं, लगता है अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठे हैं। और उसके बाद वही कि हंगामा करो, वेल में जाओ। 2 जुलाई को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे, और उस दौरान इंडी गठबंधन के सांसद लगातार नारेबाजी कर रहे थे। आप देखिए राहुल गांधी उस दिन भी कह रहे थे कि हे यू जाओ वेल में। यह नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार है कि किसी भी तरह से प्रधानमंत्री को बोलने से रोक दिया जाए। लोकसभा स्पीकर ने उस समय राहुल गांधी को फटकार भी लगाई, लेकिन उसका कोई असर अगर हुआ होता तो कल जो तस्वीर आई वो ना आती। लेकिन खुद दूसरों को भड़काने और उकसाने वाले कैसे दूसरों पर भड़काऊ होने के आरोप लगाकर उन पर एक तरह का बैन लगाने और उन्हें खत्म करने का प्रयास करते हैं, इसका आज आपको एक बड़ा उदाहरण भी दिखाता हूं। कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी के राज को अघोषित इमरजेंसी बताती है ना, लेकिन अघोषित इमरजेंसी कैसी होती है मैं आपको बताता हूं। आप आरएसएस का ही मामला देख लीजिए। संघ की शाखाओं में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर 1966 में बैन लगा, जिसे अब जाकर मोदी सरकार ने हटाया है। इस पर ये लोग हंगामा कर रहे थे। लेकिन संघ पर बैन लगाने के मामले में अब बड़ी सच्चाई बाहर आ रही। मोदी सरकार ने संघ के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर लगे बैन को हटाया तो कांग्रेस और इंडी अलायंस को बहुत आग लगी। लेकिन आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने संघ पर लगे बैन पर ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिसे सुनकर कांग्रेस और उसके नेताओं के कान से धुआं फेंक देगा। आपको पता चलेगा कि अघोषित इमरजेंसी कैसी होती है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि बार बार पूछने के बावजूद केंद्र सरकार कोई मटेरियल नहीं दे पाई, जिससे लगता है कि संघ के कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारियों को शामिल होने से रोकने के लिए कोई सर्वे या स्टडी थी जिसके आधार पर संघ को बैन संगठनों की लिस्ट में डाला गया हो। ऐसा लगता नहीं। क्या ऐसा कोई मटेरियल वाकई अस्तित्व में था, या सिर्फ उस समय की सरकार ने ऐसे संगठन को कुचलने के लिए आदेश जारी किया जो उनकी विचारधारा से सहमत नहीं था? सरकार ने यह कैसे मान लिया कि अगर कोई कर्मचारी आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होता तो वो सेक्युलरिज्म के खिलाफ हो जाएगा? कोर्ट ने बार बार पूछा कि संघ पर बैन लगाने के पीछे क्या आधार था बॉस, इतने साल बैन लगाए रखे, लेकिन किसी भी सुनवाई में केंद्र सरकार कोई जवाब नहीं दे पाई। सोचिए, बिना किसी रिसर्च, बिना किसी स्टडी या बिना किसी डेटा के संघ के कार्यक्रमों और शाखाओं में केंद्रीय कर्मचारियों के शामिल होने पर सालों साल का प्रतिबंध लगा इस देश में। यह अघोषित इमरजेंसी नहीं थी तो क्या था बॉस? इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इसके बाद सरकारी कर्मचारियों के संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने पर लगे बैन पर अपनी बात कही। कोर्ट ने कहा कि यह बात बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि साल 1966,
1970 और 1980 में आरएसएस को सामाजिक और सांप्रदायिक संगठन मानकर सरकारी कर्मचारियों के संघ की शाखाओं में जाने और उनकी गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगाई गई। कोर्ट कह रहा है कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है संघ के साथ। कोर्ट ने इस बात पर अफसोस जताया कि केंद्र सरकार को अपनी गलती का एहसास होने में 50 साल लग गए कि आरएसएस जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध संगठन को गलत तरीके से प्रतिबंधित संगठनों की सूची में रखा गया। तत्कालीन केंद्र सरकार के पास कोई शोध, रिपोर्ट, सर्वे या आंकड़े थे ही नहीं जिसके आधार पर आरएसएस की गैर राजनीतिक गतिविधियों में केंद्र के कर्मचारियों की भागीदारी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए था। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई आधार नहीं था तो क्या केवल तब की सरकार ने आरएसएस को कुचलने के लिए यह फैसले लिए थे? यह कोर्ट कह रहा है, हाईकोर्ट कह रहा है बॉस। इंडी गठबंधन मोदी सरकार पर अघोषित इमरजेंसी लगाने का आरोप लगाता है, लेकिन अघोषित इमरजेंसी ऐसी होती है कि बिना किसी तथ्य, फैक्ट, सबूत के 50 साल आरएसएस को खत्म करने का प्रयास हो। और यह वही कांग्रेस है जिसके नेता खालिस्तानी अमृतपाल के समर्थन में संसद को सिर पर उठा लेते हैं और अमृतपाल की फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, लेकिन जहां आरएसएस की बात आती है वहां बिना किसी आधार बैन को जस्टिफाई किया जाता है। यह है इनका संविधान जो हाथ में लहराते हैं, यह है इनका लोकतंत्र। क्या यह संघ की फ्रीडम ऑफ स्पीच को बैन करने का मामला नहीं है? लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस की इस पॉलिटिक्स का नतीजा यह हो रहा है कि इंडी गठबंधन के सहयोगी भी अब इनसे अलग थलग होते जा रहे हैं। इंडी गठबंधन ने कल होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया। इंडी गठबंधन का कहना है कि केंद्र सरकार ने बजट में सिर्फ 2 राज्यों को सब कुछ दे दिया, बाकी किसी को कुछ मिला ही नहीं है। लेकिन जिन ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन अपना हिस्सा बताता है, वो ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आ गई हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि वो बंगाल की आवाज उठाने के लिए नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी। यानी इंडी गठबंधन अलग लाइन पर चल रहा है और ममता बनर्जी अलग लाइन पर। यह है इंडी गठबंधन की सच्चाई। इंडी गठबंधन की दरार अब और चौड़ी होती दिख रही है। ममता बनर्जी के साथ साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी नीति आयोग की बैठक में शामिल हो सकते हैं। हेमंत सोरेन के इस फैसले से इंडी गठबंधन में खलबली मच गई है। सूत्रों के मुताबिक हेमंत सोरेन के नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि हेमंत सोरेन नीति आयोग की बैठक में शामिल हो। हेमंत सोरेन ने राज्य के हित के लिए नीति आयोग की बैठक में जाने की बात कही। हेमंत सोरेन दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। बॉस हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। हेमंत सोरेन को अपने राज्य की जनता को जवाब देना है। जब आप नीति आयोग की बैठक में नहीं जाएंगे तो राज्य के विकास से संबंधित समस्याओं के बारे में सेंट्रल लेवल को पर बातचीत अपनी रखेंगे कैसे? लेकिन अब कांग्रेस और राहुल गांधी के साथियों को ही समझ में आ रहा है कि कांग्रेस जो पॉलिटिक्स कर रही है उससे उनका भी भला नहीं होने वाला। मोदी विरोध के चक्कर में, राहुल गांधी की इमेज को चमकाने के चक्कर में कांग्रेस पार्टी जो कर रही है वो इंडी अलायंस के लोग ही पसंद नहीं कर रहे बॉस। पब्लिक क्या पसंद करेगी? अब फिलहाल हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट पर हंगामा। योगी सरकार ने कोर्ट में आज गजब ही कर दिया। योगी के वकील ने कोर्ट में वो कहा कि मुसलमान भी हैरान, पहले मस्जिद ढकवाई फिर फैसला पलटा। ये गजब कारनामा कहां हुआ? अब इसका चैप्टर। देश के करीब 4 करोड़ कांवड़ श्रद्धालु इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आज सुप्रीम कोर्ट में ढाबों पर नाम लिखने के मामले पर उनके पक्ष में शायद फैसला आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ रूट पर नाम लिखने के मामले पर यूपी सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक को जारी रखने का फैसला बरकरार रखा। अब इस मामले पर 5 अगस्त को सुनवाई होगी, यानी तब तक के लिए जो अंतरिम रोक लगी थी वो लगी रही। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 22 जुलाई को रोक लगाई थी और यूपी सरकार से जवाब मांगा। आज यूपी सरकार ने इस मामले पर ऐसे 3 सबूत पेश किए जिससे इस बात का खुलासा हुआ कि कांवड़ रूट में कई ऐसे होटल और ढाबे हैं जिनका नाम सनातन से प्रेरित है, लेकिन उनके मालिक मुसलमान निकले। आज आपको इन ढाबों के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन यूपी सरकार इन ढाबे वाले तीनों सबूतों को देखने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला आज नहीं बदला। उसकी वजह भी बताता हूं। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी पेश हुए और दूसरी तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी। यानी योगी सरकार ने एक बड़ा काम तो यह किया कि कोई भी वकील नहीं भेज दिया। उधर से अभिषेक मनु सिंघवी थे तो योगी सरकार ने कहा कि इधर से जो बहुत अनुभवी मुकुल रोहतगी हैं उनको उतारो, ताकि यूपी सरकार का पक्ष
मजबूती से रखा जा सके। यह है सीएम योगी की पहचान कि अगर कोई फैसला लिया तो उस पर मजबूती के साथ अपना पक्ष भी रख रहा है। यूपी सरकार ने अपने जवाब में आज कहा कि होटल ढाबों के नाम से धोखा खाकर कांवड़ यात्रियों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, जिससे सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा होती है। कांवड़ यात्रा के दौरान खाने पीने के सामान से भ्रम पैदा होता है, खासकर प्याज लहसुन के इस्तेमाल को लेकर झगड़ा हो जाता था। इसके अलावा यह भी तर्क दिया गया कि केंद्रीय कानून खाद्य एवं सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत ढाबों समेत हर खाद्य विक्रेता को मालिकों का नाम लिखना होगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने वाला यह अंतरिम आदेश केंद्रीय कानून के विपरीत है। इसके जवाब में सिंघवी ने कहा कि पिछले 60 सालों से कांवड़ यात्रा के दौरान मालिकों के नाम लिखने का कोई आदेश नहीं था, इसलिए इस साल ऐसे निर्देशों के लागू किए बिना यात्रा की परमिशन देने में कोई बुराई नहीं। पूरी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नाम लिखने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक जारी रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को भी अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर यूपी सरकार के अलावा कांवड़ तीर्थयात्रियों की तरफ से दी गई दलीलों को भी सुना। इसमें कहा गया था कि कांवड़ियों को पता चल सके कि वो कौन सा भोजन खा रहे हैं, ताकि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत ना हो और यात्रा शांतिपूर्ण संपन्न हो। इसके लिए जरूरी है कि भाई ढाबा या रेडी पटरी वालों के मालिक का नाम लिखा हो। यूपी सरकार का आदेश धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता, यह सबके लिए है। इसमें आगे उदाहरण देते हुए बताया गया कि सरस्वती ढाबा, मां दुर्गा ढाबा जैसे नामों वाली दुकानें हैं, जिससे लगता है कि ये शुद्ध शाकाहारी हैं। जब हम दुकान में प्रवेश करते हैं तो मालिक और कर्मचारी अलग अलग होते हैं और वहां मांसाहारी खाद्य पदार्थ परोसे जाते हैं। यह कांवड़ यात्री के रिवाज और उपयोग के खिलाफ है। इस पर कोर्ट की तरफ से कहा गया कि कोई भी मालिक और कर्मचारी की अपनी तरफ से नाम लिख सकता है, लेकिन यह रोक किसी को ऐसा करने के लिए मजबूर करने के खिलाफ, यानी उसे अपना नाम लिखने का दबाव नहीं डाला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के वकील मुकुल रोहतगी ने मुसलमानों को लेकर भी बड़ी बात कही। मुकुल रोहतगी ने कहा कि सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती, क्योंकि माहौल तो यही बनाया जा रहा है कि भाई योगी जी मुसलमानों के खिलाफ है, इसलिए ऐसा कर दिया। यूपी सरकार के वकील ने बताया कि भाई सरकार दूसरे धर्मों के त्योहार पर का भी खास ख्याल रखती है, जैसे मुहर्रम और ईद के मौके पर स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता है। इन दोनों त्योहारों पर सुअरों का, जो पिग्स होते हैं सुअर, उनका मूवमेंट रोक दिया जाता है, जिससे मुस्लिम समुदाय के त्योहार पर किसी को परेशानी ना हो। इसी तरह से हज यात्रियों के लिए एयरपोर्ट तक में अलग व्यवस्था की जाती है। तब तो कोई नहीं कहता कि मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब विपक्ष इस पूरे मामले को राजनीति के एंगल से देख रहा है। पहले आप विपक्ष और यूपी सरकार के पक्षों को सुनिए, उसके बाद कोर्ट में पेश किए गए उन 3 सबूतों के बारे में विस्तार से बताऊंगा, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट कर दिया, उन्होंने इसे विभाजनकारी माना, गैर जरूरी माना, भेदभाव वाला माना। अब उसके बाद भी अगर वो इंटरप्रेट कर रहे हैं तो इंटरप्रिटेशन तो वही चलेगा तो सुप्रीम कोर्ट संविधान का। मैं मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो प्ली है वो गलत है, सुप्रीम कोर्ट अपनी बात पे करेगा। सरकार की मंशा साफ है कि अमन चैन रहे, जो लोग उसमें कांवड़ यात्रा में शामिल हों वो सुरक्षित जाएं, कहीं विवाद न हो। उसका मात्र यही उद्देश्य है और कोई उद्देश्य सरकार का नहीं है। यूपी सरकार ने इस मामले पर अपना पक्ष रखते हुए 3 अहम सबूत भी पेश किए, जिनके आधार पर नेम प्लेट लगवाने का फैसला किया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने मुजफ्फरनगर के उन 3 ढाबों के नाम का खुलासा किया गया जिनका नाम सनातन से प्रेरित है, लेकिन इन्हें चलाने वाले इनके मालिक मुसलमान हैं। दरअसल इस मामले में असली विवाद यह है कि कांवड़ यात्रा के दौरान यात्री शुद्ध शाकाहारी बिना प्याज लहसुन वाला खाना खाते हैं, लेकिन बहुत से ढाबों में इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता। वो नाम देखकर ऐसे ढाबों में चले जाते हैं और बाद में विवाद खड़ा हो जाता है। आपको एक एक करके इन 3 ढाबों के बारे में बताता हूं जिसका जिक्र आज कोर्ट में हुआ। इसमें पहले ढाबे का नाम है पंडित जी वैष्णो ढाबा। इस नाम को पढ़कर एक बारगी के लिए यही लगता है कि यह किसी हिंदू का ढाबा है। इसमें हिंदुओं की देवी मां वैष्णो का नाम है। इसके अलावा पंडित शब्द भी लिखा है। इसे देखकर हर कोई यह समझेगा कि यह किसी हिंदू का ढाबा है, लेकिन इसके मालिक का नाम सनव्वर है। यूपी सरकार के मुताबिक एक मुसलमान है। एक और ढाबा देखिए जिसका जिक्र आज कोर्ट में हुआ, इसका नाम है राजा राम भोज फैमिली टूरिस्ट ढाबा। अब इस ढाबे के नाम को देखकर आपके मन में भी यही विचार आएगा कि यह किसी हिंदू धर्म के व्यक्ति का ढाबा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस ढाबे को चलाने वाले मालिक का नाम है वसीम, यानी नाम हिंदू जैसा है लेकिन इसका मालिक भी मुसलमान व्यक्ति। एक और ढाबा देखिए
जिसका कोर्ट में जिक्र हुआ, इसका नाम है राजस्थानी खालसा ढाबा। जो भी इस नाम को देखेगा वो यही सोचेगा कि यह किसी हिंदू या सिख का ढाबा है, लेकिन इसके मालिक का नाम है फुरकान। हैरानी की बात यह है कि इस ढाबे पर कहीं भी इसके मालिक का नाम नहीं लिखा गया है। यह सब इसलिए हो रहा है क्या? क्योंकि सावन के दौरान ढाबों और होटल्स का बिजनेस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि इस पूरे इलाके में लाखों कावड़ यात्री खाना खाते हैं। आज हमारे रिपोर्टर प्रेरित इस ढाबे पर गए ताकि यह समझा जा सके कि फुरकान भाई ने इस होटल का नाम राजस्थानी खालसा ढाबा रखा क्यों। इस रिपोर्ट को आप भी देखिए, इसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार की वो दलीलें भी बताऊंगा जिन्हें सुनकर आपको हैरानी हो। कि जब उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया तो उसमें 3 रेस्टोरेंट के यानी कि 3 ढाबों का जिक्र है। उनमें से एक ढाबा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं उस ढाबे पे मौजूद हूं जिसका नाम राजस्थानी शुद्ध खालसा ढाबा है। एक बात बताइए कि आपका जो ये जो ढाबा है, आपने जो बोर्ड लगाया हुआ है राजस्थानी शुद्ध खालसा ढाबा, इस पे आपके मालिक का नाम नहीं है और सरकार ने हलफनामे में इसका भी जिक्र किया है कि इससे कहीं ना कहीं जो कांवड़िए हैं वो भ्रमित होते हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, ये तो जो नाम टिका हुआ है राजस्थानी ढाबा जो टिका हुआ है, ये तो पहले से ही टिका हुआ है हमारे मालिक के, उसने ये टिका हुआ है, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। और कांवड़िया भी खूब आते जाते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है यहाँ पे होटल पे। तो कांवड़िए आते हैं यहाँ पे? जी यहाँ आते हैं। तो सावन के महीने में जिस तरह की शुद्धता को लेकर के चीजें बरती जाती है, प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो क्या उन चीजों का ख्याल रखते हैं आप? बिल्कुल ख्याल रखते हैं, बिल्कुल। ये लहसुन प्याज जो भी है ये सब चीज बंद कर देते हैं। ढाबों और होटल्स के नाम में इस तरह घालमेल को देखते हुए ही यूपी सरकार ने आज कोर्ट में यह भी कहा कि सावन में करोड़ों लोग पवित्र जल लेकर नंगे पैर चलते हैं। ऐसे में खाने की वजह से उनकी धार्मिक आस्था आहत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे नहीं माना और यूपी सरकार के फैसले पर रोक लगाए रखी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से बहुत से कावड़ यात्रियों को थोड़ी निराशा आज हो सकती है, लेकिन अभी फाइनल फैसला नहीं आया है। अभी अंतरिम रोक है, जिस पर उत्तराखंड का पक्ष आने, मध्य प्रदेश का पक्ष आने के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। पाठशाला में अब अगली क्लास। दिल्ली पहुंचे सीएम योगी। पीएम मोदी से मीटिंग में क्या बड़ा फैसला होने वाला है? अखिलेश का मोदी योगी पर निशाना। केशव मौर्य ने हालात जज्बाती बदल दिए क्या? यूपी उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी? ग्राउंड रिपोर्ट क्या बता रही है, अब उसका चार्ट। इस वक्त पूरे देश में सबकी नजरें प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में होने वाली संभावित मुलाकात पर है। हर कोई यह जानना चाहता है कि इस मीटिंग में क्या होगा, पीएम मोदी और योगी में क्या बात होगी, यूपी में राजनीति में क्या बड़ा होने वाला है। यूपी को लेकर यह हलचल इसलिए भी है क्योंकि सीएम योगी ही नहीं बल्कि यूपी के दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली पहुंचे हुए। और सुनिए, यूपी के बीजेपी अध्यक्ष भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। यानी यूपी सरकार के साथ ही यूपी बीजेपी के संगठन से जुड़े दिग्गज नेता दिल्ली में होंगे और इसी वजह से इंडी गठबंधन यह माहौल बना रहा है कि यूपी में खींचतान की लड़ाई दिल्ली पहुंच गई है। दिल्ली में कुछ बड़ा होने वाला है। इंडी गठबंधन यह माहौल इसलिए भी बना रहा है क्योंकि सीएम योगी की कुछ बैठकों में दोनों डिप्टी सीएम नहीं दिखे या नहीं पहुंचे। लेकिन इंडी गठबंधन के इस नैरेटिव की खुद केशव प्रसाद मौर्य ने कैसे हवा निकाल दी, इसके बारे में आज आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि दिल्ली में योगी आदित्यनाथ का प्लान क्या है, वो आए क्यों हैं, क्या खबरें हैं। कल सीएम योगी नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां बीजेपी शासित राज्यों की मीटिंग है। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी अलग अलग मुलाकात कर सकते हैं। अब योगी आदित्यनाथ के दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ होने वाली बैठक का एजेंडा भी जान लीजिए। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान सीएम योगी लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा पर रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। इसके साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी मेगा प्लान तैयार हो सकता है, इस पर भी चर्चा हो सकती है। योगी आदित्यनाथ ने काफी होमवर्क के बाद दिल्ली, माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ काफी होमवर्क के बाद दिल्ली पहुंचे। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में यूपी के हर कोने से फीडबैक जुटाया। राज्य के करीब 200 मौजूदा और पूर्व विधायकों और सांसदों से मुलाकात की है और विधान परिषद के सदस्यों से भी बात की। इसके अलावा संगठन से जुड़े लोगों के साथ भी योगी आदित्यनाथ कई बैठकें कर चुके हैं। उन्होंने सहयोगी दलों के मंत्रियों से भी बातचीत की। इसके साथ ही सीएम योगी ने राज्य के हर मंडल के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनसे भी फीडबैक ली। कहा जा रहा है कि इन बैठकों के आधार पर फीडबैक रिपोर्ट तैयार की गई है
और ऐसे में माना जा रहा है कि जब दिल्ली में सीएम योगी प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे तो इस फीडबैक रिपोर्ट पर चर्चा हो सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि इस बैठक के लिए सीएम योगी क्यों पूरी तरह कॉन्फिडेंट होकर दिल्ली पहुंचे हैं, यह भी समझना जरूरी है, क्योंकि सीएम योगी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का उन पर भरोसा बना हुआ है, जो खुद यूपी को लेकर उन पर नजर बनाए हुए हैं, खुद वो फीडबैक और रिपोर्ट ले रहे हैं। आज एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के दिल्ली पहुंचने से पहले यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने साफ कर दिया कि यूपी में सीएम बदलने का कोई चांस नहीं है। भूपेंद्र चौधरी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा अखिलेश यादव ने आज भी किस तरह योगी सरकार को लेकर घेरने का प्रयास किया उन्हें। जैसा मैंने कहा कि हम लोग एक राजनीतिक दल के नाते, लोकतांत्रिक राजनीतिक दल के नाते आपस में बातचीत कर रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ आगे लोकसभा विधानसभा के उपचुनाव में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास हम लोग। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है, उसको लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन इंडी गठबंधन अब भी यह भ्रम फैलाने में जुटा है कि यूपी और दिल्ली के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। यह ठीक वैसे ही नैरेटिव है जैसे इंडी गठबंधन मोदी सरकार के लिए कहता है कि सरकार तो बस अब गिरने वाली है। और यूपी को लेकर यह बात अखिलेश यादव और कांग्रेस लगातार कर रहे हैं, जो संविधान का फेक नैरेटिव फैलाकर किसी तरह, संविधान खत्म होने का फेक नैरेटिव फैलाकर किसी तरह लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी पर बढ़त बनाने में कामयाब हो गए और अब खुद उपचुनाव की लड़ाई से पहले खुद लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जो दो लड़कों की जोड़ी मिलकर ताकत दिखा रही थी, उसमें अब दूरियां नजर आने लगी हैं। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि आज जब अखिलेश यादव ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर संविधान मान स्तंभ लगाया तो राहुल गांधी वहां क्यों नहीं पहुंचे, जबकि राहुल गांधी उसी समय लखनऊ से मुश्किल से 150 किलोमीटर की दूरी पर सुल्तानपुर में मौजूद थे। लेकिन अखिलेश यादव अकेले ही अपने बयानों से यह नैरेटिव बनाते रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व केशव प्रसाद मौर्य को इस्तेमाल कर रहा है। अखिलेश यादव को सुनिए, कैसे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बहाने बीजेपी को वो घेरने का एक बार फिर प्रयास करते दिखे। फिर बताऊंगा कि केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को क्या जवाब दिया। कुछ लोग मोहरा बन गए हैं, वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए हो कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। अखिलेश के बयान पर पलटवार करने में केशव प्रसाद मौर्य ने देर नहीं लगाई। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया कि कांग्रेस का मोहरा बन चुके सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी भाजपा को लेकर गलतफहमी पालने, अति पिछड़ों को निशाना बनाने, अपमान करने की जगह सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दें। भाजपा 2027 में 2017 दोहराएगी। कमल खिला है, खिलेगा, खिलता रहेगा। सुनिए दिल्ली पहुंचने पर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर क्या कहा। अखिलेश यादव जी पिछड़ों के, दलितों के सदा विरोधी रहे हैं और वह स्वयं कांग्रेस पार्टी की मोहरा है। अब जब केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव का नैरेटिव सेट होने से पहले ही उस पर पानी फेर दिया तो अखिलेश यादव खुद को समाजवादी मोहरा बताने लगे। अखिलेश यादव को सुनिए। हम समाजवादी मोहरे हैं, हम लोग गरीबों के मोहरे हैं। अखिलेश यादव का क्या एजेंडा है ये तो समझ आ रहा है, लेकिन इस मामले में कांग्रेस जिस तरह एक्टिव दिख रही है उससे अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ सकती है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बहाने यूपी में बीजेपी के बीच बुलडोजर वॉर छिड़ने की बात कर दी। रणदीप सुरजेवाला को भी सुनिए। उत्तर प्रदेश भाजपा और उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार में जूतों में दाल बंट रही है। उप मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाकर ये बताया जा रहा है कि इशारा किया गया कि योगी जी को ठोक दो। अब मुझे नहीं पता ये दिल्ली में प्रधानमंत्री इशारा कर रहे हैं, उप के अमित शाह जी ये इशारा कर रहे हैं या नड्डा जी कर रहे हैं, तो वही जाने, उनका घर है। योगी जी अपने उप मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रधान को ठोक रहे हैं। अब लगता है बीजेपी में आपसी बुलडोजर वार चल रही है। इसी तरह इंडी गठबंधन यूपी को लेकर एक और नैरेटिव सेट करने की कोशिश में जुटा था कि सीएम योगी की अपनी कैबिनेट में शामिल सहयोगी दलों के मंत्रियों से भी नहीं बन रही।
निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर योगी आदित्यनाथ से किनारा करने की कोशिश में जुटे और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से इनकी नजदीकी बढ़ रही है। लेकिन आज सीएम योगी के दिल्ली रवाना होने से पहले निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद उनसे मिलने सीएम आवास पहुंचे और मुलाकात के बाद संजय निषाद ने सीएम योगी को अपना अभिभावक और मार्गदर्शक बता दिया। सुनिए संजय निषाद को। मुख्यमंत्री जी अभिभावक हैं, क्या अभिभावक और मार्गदर्शक से मिलना ये क्या उसके लिए अलग अलग लोगों के नजरिए हैं और जो विपक्ष है वो अपने उसी विपक्ष के नजरिए से देखकर लोगों को माइलेज देना चाहता है। हम लोग मार्गदर्शक के पास जाकर उनसे मार्गदर्शन देते हैं। इसी तरह ओपी राजभर ने भी योगी आदित्यनाथ को लेकर चल रही चर्चा को विपक्ष की कोरी कल्पना बता दी और कह दिया कि योगी सरकार को लेकर जो भी अटकलें लगाने की कोशिश की जा रही हैं वो बेबुनियाद हैं, यूपी में ऑल इज वेल है। ओपी राजभर का बयान भी सुनिए। योगी आदित्यनाथ जी को कुर्सी से उतारने के लिए पिछली सरकार में भी रोज हर हफ्ते एक सगुफा छूटता था, लेकिन 5 साल वो रहे, सारे सगुफे सबके फेल, फिर वही सगुफा चालू है। कल हट जाएंगे, 2 गुट हो गया, दिल्ली वाले हटा रहे हैं, लखनऊ वाले भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। तो ये सब अटकलें जो लगाई जा रही हैं निराधार है, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको कहीं से भी नहीं लगता? कहीं कुछ नहीं है, ऑल इज वेल। यानी दिल्ली में नीतीश कुमार के लोग कह रहे हैं कि फेविकॉल का जोड़ है, यूपी में योगी जी के सहयोगी कह रहे हैं ऑल इज वेल, लेकिन इंडी गठबंधन पिन मार के पूरा प्रयास कर रहा है कि कहीं से तो छेद हो, कहीं से तो हवा निकले। इसी तरह इंडी गठबंधन एक और भ्रम फैला रहा है कि सीएम योगी के उस आदेश से बीजेपी विधायक नाराज हैं जिसमें सीएम योगी ने अधिकारियों की सबूतों के साथ शिकायत करने की बात कही है। लेकिन इंडी गठबंधन की तरफ से फैलाए जा रहे इस भ्रम को खुद लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने एक्सपोज कर दिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हुए बताया कि क्यों सीएम योगी ने अधिकारियों की शिकायत सबूत के साथ देने की बात कही। सुनिए बीजेपी विधायक। ये बात सही है कि जो समाजवादी पार्टी के एजेंट थे, जो मलाईदार पदों पर रहे, जो अधिकारी सपा के टाइम में जिन्होंने लूट मचाई थी, वो अधिकारी इस सरकार में जीरो टॉलरेंस की सरकार है, तो भ्रष्टाचार न होने से परेशान होकर के उन लोगों ने चुनाव को हराने के लिए पूरा षड्यंत्र किया। वो पूरी रिपोर्ट भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। तो जो भविष्य में अधिकारी, मान लिया जिस तरह की बातें आ रही हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या सबूत की बात आ रही है, उन चीजों पे भी कहीं ना कहीं सबूत इसलिए मुझे लगता है मांगा गया होगा कि जिससे कि ऐसे लोगों को जेल भेजा जा सके या नौकरी से हटाया जा सके या उनको बर्खास्त सस्पेंड किया जा सके। खैर, ये तो चलता रहेगा। यूपी को लेकर माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं और यहां उनकी मुलाकात पीएम से होगी। क्या होगा, नहीं होगा, इस पर एक एक अपडेट आपको पाठशाला में देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल पाठशाला में अगली क्लास, बारिश और बाढ़ से बेहाल आधे हिंदुस्तान का जरा हाल देखिए। इस बार मानसून में बारिश से हुई भयंकर तबाही की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि देखने वालों के होश उड़ जा रहे हैं। उत्तर भारत से लेकर पश्चिम भारत तक बारिश से ऐसा हाल है कि लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन से आई आफत की तस्वीर देखिए। स्कूल ड्रेस में दिख रही छात्रा कोचिंग से नदी के रास्ते लौट रही। इसी दौरान चीतल नदी में अचानक से सैलाब बढ़ गया। पहाड़ी इलाके से अचानक आए पानी ने छात्रा की जान मुश्किल में डाल दी। हालांकि गनीमत यह रही कि इस दौरान मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने उसकी मदद की, जान पर खेलकर छात्रा को सुरक्षित बचा लिया। आप देखिए कैसे बेचारी फंस गई थी। गुजरात में तो बारिश ने ऐसा हाहाकार मचाया है कि पूछिए ही मत। ये तस्वीरें गुजरात के नवसारी इलाके की हैं। लगातार बारिश की वजह से पूर्णा नदी में सैलाब आया हुआ है। नवसारी के निचले इलाकों में पानी भर गया है। स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आप देखिए कि क्या हालात है वहां पर। चारों तरफ पानी ही पानी, दुकान, मकान, खेत, खलियान सब पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। नवसारी में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है, यानी अगले कुछ दिनों तक बारिश से राहत के आसार नहीं है। नवसारी से एक रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त नवसारी की पूर्णा नदी के पास मौजूद हैं। दक्षिणी गुजरात में जिन जिलों में सबसे ज्यादा तबाही है, नवसारी उनमें से एक है। और पूर्णा नदी कैसे वेग पर है वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। आप देखिए कि पानी उफान मार रहा है। 27 फीट तक ये नदी अभी ऊपर बह रही है। इसका पानी कई इलाकों में घुस चुका है, जहां पर संपर्क टूट गया है। 600 लोगों को
निष्कासित किया गया है, निकाला गया है, उनके इलाकों से इवैक्यूएट किया गया है और उनको सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया है। मध्य प्रदेश के कटनी में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते 100 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। कटनी में पिछले 3 दिन मूसलाधार बारिश हो रही है लगातार। कई गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। हमारे संवाददाता गोविंद ने पूरे इलाके का जायजा लिया। जरा वहां से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए कि लोग किस हालत में जी रहे हैं। कटनी जिले में 2-3 दिन से लगातार जो बारिश हुई, तो इस तरह की तमाम छोटी बड़ी जो नदियां हैं वो उन्होंने अपना विकराल रूप लिया, जिसकी वजह से 100 से ज्यादा गांव इस क्षेत्र में प्रभावित हुए हैं। बड़ा नुकसान लोगों का हुआ है। बस गनीमत ये रही कि प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से कोई जान नहीं गई है। इसी तरह से उत्तराखंड में भी बारिश की वजह से आफत आई हुई है। उत्तराखंड के टिहरी में बाणगंगा नदी का यह रूप देखिए। लगातार बारिश की वजह से नदी उफान पर है। आप ये तस्वीर देखिए बॉस, कोई देखे डर जाए। ये नदियों का हाल हो रखा है। नदी के किनारे बने हुए जो नदी के किनारे पर मकान हैं वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। बारिश की वजह से कई हेक्टेयर फसल चौपट हो चुकी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश के बाद आई तबाही की तस्वीरें देखिए। यमुना नदी में उफान से तटबंध बह गए। यमुनोत्री धाम में पुल की एक दीवार ढह गई और बाढ़ का पानी जानकी चट्टी में बनी पार्किंग तक जा पहुंचा। अचानक आए सैलाब में पार्किंग में खड़ी गाड़ियां फंस गईं। सैलाब का बहाव बेहद डरावना था। पहाड़ से पानी के साथ मलबा भी बहकर नीचे आ गया। थोड़ी देर में चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। यमुनोत्री का जलस्तर बढ़ने के बाद निचले इलाकों में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। माइक के जरिए अनाउंसमेंट करके लोगों को महफूज ठिकानों की तरफ जाने के लिए कहा गया। रुद्रप्रयाग में भी भारी बारिश के चलते हालात बिगड़े हुए हैं। आप तस्वीरें देखिए। श्रीनगर में जल बिजली परियोजना की झील में पूरा का पूरा पुल डूब गया। लगातार बारिश के बाद झील में इतना पानी भर गया कि मलयासू पुल ने झील में ही जल समाधि ले ली। भारी बारिश की वजह से कई गांवों की कनेक्टिविटी टूट गई है, जिसके बाद स्कूल बंद कर देने पड़े। उत्तराखंड के चमोली से लैंडस्लाइड की तस्वीरें आई। अब जरा यह तस्वीर देखिए। लैंडस्लाइड में जो पहाड़ टूटा है उससे एक अलग पहाड़ बन गया भाई। बारिश के साथ हो रहे लैंडस्लाइड के चलते बद्रीनाथ हाईवे बंद करना पड़ा है। आप तस्वीर देखिए, ऐसा लगता है कितनी बड़ी तबाही आई हुई है वहां पर। इस दौरान सड़क पर कई जगह मलबा आ गया। हाईवे पर आए मलबे के चलते आवाजाही ठप हो गई। इस दौरान कई जगह सड़क पर सैलाब बहता नजर आया। आप सोच रहे हैं ये पहाड़ों का हाल है, ऐसा नहीं है। आप राजस्थान के कोटा से आई तस्वीर देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे शहर के बीच में नदी बह रही है। उमस की मार झेल रहे लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब बारिश आई तो वो अलग अपने साथ तबाही लेके आ गए। अचानक आई आसमानी आफत में कुछ लोग अपनी गाड़ियों को धक्का लगाते हुए भी नजर आए। ये राजस्थान की हालत दिखा रहा हूं भाई। और देखिए ना, ऐसा लग रहा है कि नदी के बीच में, नदी के किनारे जो है वो ये घर बने हैं। वो नदी के किनारे नहीं बने हैं, वो सड़क है और सड़क पे इतना पानी आ गया कि लग रहा नदी। मध्य प्रदेश के ही छतरपुर में 5 किसानों की जान उस वक्त अटक गई जब धसाना नदी में अचानक बाढ़ आ। खेत में काम करने गए ये किसान बीच टापू पर फंस गए। वो तो गनीमत रही कि एसडीआरएफ की टीम सही समय पर मौके पर पहुंच गई और सभी किसानों को बचा लिया। छतरपुर और आसपास का जो इलाका है वहां भारी बारिश के बाद सुजारा डैम खतरे के निशान तक पहुंच गया, तो उसके 12 गेट खोल दिए गए। हालांकि डैम के गेट खोलने के बाद छतरपुर के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहीं पुल के ऊपर पानी आने की वजह से टीकमगढ़ और छतरपुर का संपर्क टूट गया। आपदा के बीच लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आ रही। कैसे स्कूल के बच्चे घुटनों तक पानी से होते हुए स्कूल जा रहे हैं, जरा देखिए। महाराष्ट्र के पुणे में भी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पुणे में बारिश की वजह से कई घरों में पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, लोगों तक मदद पहुंचा रही है, लेकिन आप देखिए ना, गाड़ियां डूब गई, कमर कमर तक पानी है। लोग जो है वो घर की रेलिंग पे खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि कोई एनडीआरएफ वाला आएगा, वो बचाएगा। बाढ़ जैसे हालात पुणे में हो गए। मतलब पहले बारिश का इंतजार करो और बारिश आती है, पता नहीं क्या सोच के आती है कि अब मैं बताती हूं कि तुम लोग कह रहे थे कि बारिश नहीं आई, बारिश नहीं आई, अब कहोगे कि बारिश क्यों नहीं जा रही, बारिश क्यों नहीं जा रही।
छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं परेशान हो रहे हैं। खैर, बारिश ने लोगों की नींद उड़ा दी है, लोग रात रात भर सो नहीं पाए। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.